Hello students, welcome to AS Tutorials, and today we are going to start macroeconomics. The first chapter, that is Introduction to macroeconomics. Okay students, so economics के दो parts होते हैं. There are two parts of economics. The first one is microeconomics and the second one is macroeconomics. So students, हम लोगों ने microeconomics जो है वो 11th में study किया था, and this year we are going to study about द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब जो टॉपिक्स मैक्रो कवर करता है वो सब हम लोग 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करने वाले हैं. सो एक बार को एक रिव्यू ले लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था? द स्मॉलर यूनिट्स, द इंडिविजुअल यूनिट्स. जब भी हम स्मॉल यूनिट्स के बारे में या फिर इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैक्रो पार्ट, क्योंकि हमारे 12th स्टैंडर्ड का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैक्रो है. सो लेट्स स्टार्ट विद मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो मैक्रो मतलब क्या होता है, देखते हैं वो. मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. The term macro in English has its origin in the Greek term macros, which means large. In the context of macroeconomics, large means economy as a whole. Okay, so क्या बोला हुआ है students यहाँ पे कि in the word macro, ये word macro जो है वो कौन से word से derive किया गया है? From the Greek word macros, and ये macros का मतलब क्या होता है? large. सो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी अबाउट द लार्जर यूनिट्स. अब इकोनॉमिक्स में लार्जर यूनिट्स का मतलब क्या होता है? पूरी की पूरी इकोनॉमी. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल. दैट इज, जब भी हम इंडिविजुअल यूनिट की जगह पर, एक सिंगल यूनिट की जगह पर जब भी हम कंप्लीट यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, या फिर वी कैन से कि व्हेन वी स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्या बोलते हैं उसे हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स. Thus, macroeconomics is defined as that branch of economics which studies economic issue or economic problem at the level of economy as a whole. सो एक बार इसको कंपेयर करते हैं माइक्रो के साथ तो इजीली अंडरस्टूड होगा. हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो उन टॉपिक्स के बारे में, उन मैटर्स के बारे में स्टडी करता है जो मैटर्स इंडिविजुअल लेवल को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, किसको इफेक्ट करते हैं? स्मॉलर यूनिट्स को या इंडिविजुअल लेवल पर इफेक्ट करते हैं. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स उन मैटर्स को स्टडी करता है जो मैटर्स पूरी की पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं. समझ आया क्या बोला? यहाँ पे एक बार वापस रीड करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? कि मैक्रो इकोनॉमिक्स उन टॉपिक्स के बारे में, उन इश्यूज़ के बारे में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करता है जो टॉपिक्स, जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज़ पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं. इट स्टडीज सच इकोनॉमिक क्वेश्चंस दैट कंसर्न द वेलफेयर ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. क्या बोला हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वो क्वेश्चंस या उन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं जो टॉपिक्स पूरी की पूरी कंट्री के लोगों को अफेक्ट करने वाले हैं, जो क्वेश्चन पूरी कंट्री के लोगों को, कंट्री के लोगों के लिए हैं, उनके बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. दिस क्वेश्चंस आर लाइक अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द रेसिडेंट्स, ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज दैट इज इन्फ्लेशन, or the problem of depression, that is lack of demand for goods and services across different sectors of the economy, and so on. Macroeconomics also studies how government can improve the state of economy of a country. So यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि macroeconomics वो questions का आंसर देता है या उन questions के बारे में concerned है जो question इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सबको अफेक्ट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं फॉर द होल कंट्री, तो
तो वो किसका टॉपिक होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक होगा। अगर मैं इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रही हूँ तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट व्हेन आई एम टॉकिंग या व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी के पूरी कंट्री में टोटल 10%, 20%, 30% लोग अनएम्प्लॉयड है, अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो किसका स्टडी है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी है। देन उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल ग्रोथ के बारे में स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन के बारे में, रिसेशन के बारे में स्टडी करता है। मतलब जो भी टॉपिक पूरे कंट्री को अफेक्ट करने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। लेट्स सी कि इसमें डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। इन द वर्ड्स ऑफ एम.एच. स्पेंसर, macroeconomics is concerned with the economy as a whole or largest segment of it. In macroeconomics, attention is focused on the problem as the level of unemployment, rate of inflation, the nation's total output and other matters of economy wide significance. Okay. सो क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, सेम जो ऊपर हमने मीनिंग पढ़ा बस उसी को एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाकर दिया है हमें। दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी की स्टडी के, पूरी इकोनॉमी के रिलेटेड जब हम स्टडी करते हैं या फिर इकोनॉमी के लार्जर सेगमेंट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, रिसेशन, आउटपुट, टोटल आउटपुट कंट्री का क्या है, उन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सो इन शॉर्ट क्या हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द एग्रीगेट्स। किसकी स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट्स। ओके, नाउ ये एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ या टोटल ऑफ। ठीक, अगर मैं बात कर रही हूँ अनएम्प्लॉयमेंट की तो पूरी कंट्री में टोटल कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है वो किसका सब्जेक्ट मैटर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटपुट, तो कौन सा आउटपुट, टोटल आउटपुट, नेशनल आउटपुट कितना है, ये किसका सब्जेक्ट मैटर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मतलब इन शॉर्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द सब्जेक्ट्स या डील्स विद द मैटर दैट अफेक्ट द होल इकोनॉमी। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही आ गया कि माइक्रो मैक्रो में फ़र्क क्या है। तो अगर आप स्पेलिंग देखोगे तो खाली आई और ए का फ़र्क है ना, मैक्रो और माइक्रो में खाली आई और ए का फ़र्क है, लेकिन ये कंप्लीटली अपोजिट है एक दूसरे से। गेटिंग, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेट्स स्टडी। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी आप +1 दैट इज़ 11th में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। अब यहाँ पे बस हम माइक्रो और मैक्रो का डिस्टिंक्शन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस देखेंगे। सो लेट्स सी, सबसे पहला बेस क्या आता है या टॉपिक क्या आता है, किस बेसिस पर हम दोनों को डिफर करेंगे। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, मतलब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी चीज़ को लेके कंसर्न्ड है या उनका एरिया ऑफ स्टडी क्या है, उनका मैटर्स क्या है, उसके ऊपर देखते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। लेट्स स्टार्ट विथ माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, अ हाउस होल्ड, अ फर्म और एन इंडस्ट्री। क्या बोला हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स एंड चॉइसेस को स्टडी करता है। हमने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन भी बोला था, पढ़ा था, दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस, है ना। हमारे पास हमारी वांट्स अनलिमिटेड है बट हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करें। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी स्केर्सिटी के प्रॉब्लम को स्टडी करता है, लेकिन कौन सा स्केर्सिटी, द स्केर्सिटी विच इज़ फेस्ड एट द इंडिविजुअल लेवल। गेटिंग, एक पर्सन को, एक हाउस होल्ड को, एक फर्म को जो स्केर्सिटी फेस करनी पड़ती है, जो उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स है, उसके बारे में माइक्रो स्टडी करता है। मतलब कौन से लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर। Whereas macroeconomics studies problem of scarcity and choice at the level of economy as a whole.
ओके, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी स्केर्सिटी और चॉइस को स्टडी करता है। आप देखो दोनों में सिमिलैरिटी है ये कि दोनों स्केर्सिटी एंड चॉइस को ही स्टडी करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उसको कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सी डिमांड, कौन से वांट को पहले फुलफिल करना है, हम वही स्टडी करते हैं, करेक्ट। सो दोनों का जो बेस है स्केर्सिटी एंड चॉइस सिमिलर है, बट डिफरेंट क्या है, दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी के लिए पढ़ते हैं। समझ आया? दैट इज़ अगर हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको उसकी इनकम मिली, उसे क्या परचेस करना चाहिए, अगर हम वो बात कर रहे हैं तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि कंट्री में टोटल आउटपुट क्या होना चाहिए या कंट्री की टोटल डिमांड क्या होनी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड क्या है, अगर हम वो सब बात कर रहे हैं तो वो किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सो पहला बेस क्या था अपना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस, कौन से लेवल पर, एट इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, अगेन प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस, लेकिन कौन से लेवल पर, पूरी कंट्री के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए। अभी जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन हमको दिया है, एग्जाम्पल दिया है, सो दैट इट कुड बी मोर क्लियर। इलस्ट्रेशन क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हाउ अ कंज्यूमर एक्सरसाइजेस चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट ही मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन विद अ गिवन इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, डिमांड एनालिसिस हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, करेक्ट, डिमांड सप्लाई ये सब हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू क्या स्टडी करते हैं कि कैसे अपनी गिवन इनकम को यूज़ करके, मतलब जो भी इनकम कंज्यूमर के पास आई है उस इनकम को यूज़ करके कंज्यूमर कौन से गुड्स परचेस करेगा ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अगर हम ये टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो फिर ये किसका पार्ट होगा, ये होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। किसका पार्ट होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ द नेशनल रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स और कंज्यूमर गुड्स सो दैट द वेलफेयर ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स इज मैक्सिमाइज्ड। अच्छा, अब यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है कि जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनको हम कहाँ यूज़ करेंगे, गेटिंग नेशनल रिसोर्सेज, दैट इज़ गवर्नमेंट के पास जो कंट्री के रिलेटेड रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे। हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, हम कंज्यूमर गुड्स बना सकते हैं, हम डिफेंस के रिलेटेड गुड्स बना सकते हैं, हम कैपिटल गुड्स बना सकते हैं। सो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो जब गवर्नमेंट स्टडी करता है या डिसाइड करता है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या कहाँ पर ये एक्सपेंसेस करने हैं, तो वो किसका पार्ट होगा, मैक्रो का। बिकॉज जब गवर्नमेंट ये एक्सपेंसेस करता है तो वो किसके लिए होते हैं, फॉर द होल इकोनॉमी, और जब इंडिविजुअल करता है तो वो किसके लिए होते हैं, उसके अकेले के लिए। सो व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा उसको, तो दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम पूरी कंट्री की डिमांड के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड पार्ट आता है हमारा इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अभी यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टर्म्स यूज होते हैं वो भी डिफरेंट रहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज कंज्यूमर्स डिमांड और प्रोड्यूसर्स सप्लाई। क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी कौन से लेवल पर होते हैं, माइक्रो लेवल पर, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा दैट जब हम स्टडी करते हैं तो हमें एक प्रोड्यूसर का सप्लाई, एक कंज्यूमर की डिमांड के बारे में स्टडी करते हैं। दैट इज़ वी आर स्टडिंग एट दी स्मॉलर लेवल, इंडिविजुअल लेवल। कहाँ पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ऑन द अदर हैंड macroeconomics uses macro variables such as aggregate demand referring to the demand of all the goods and services in the economy and aggregate supply referring to supply of all the goods and services in the economy। जबकि अगर हम मैक्रो की बात कर रहे हैं तो मैक्रो के जो वेरिएबल्स होंगे वो भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ही होंगे, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। हिटिंग माइक्रो में क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई होगा, जबकि मैक्रो में क्या होगा,
एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई। ये था हमारा इकोनॉमिक वेरिएबल। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एजेंट। वन मिनट हम ओके। इकोनॉमिक एजेंट्स, economic agent refers to the individual and institution who take economic decision. Individual economic agents include consumer and producer. They focus on the maximization of personal gains. ओके क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में या इंडिविजुअल लेवल पर डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है? इकोनॉमिक एजेंट्स बेसिकली कौन होते हैं? द इंस्टीट्यूट्स जो डिसीजन लेने का वर्क करते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकर कौन होता है? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। हमने देखा था ना प्राइजेस कैसे डिसाइड होते हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पर। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकर्स होते हैं कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स, करेक्ट। उनका मेन एम क्या होता है कि उनको अपने फ़ायदे पर ज़्यादा ध्यान देना है। कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचता है और प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में सोचता है। कौन से लेवल पर? माइक्रो लेवल पर, दैट इज इंडिविजुअल लेवल पर। वेयरएज institutional economic unit include state or statutory boards like RBI, SEBI, trial. They focus on the maximization of social welfare. At the micro level, economic decisions are taken largely by the individual economic agent, while at the macro level, institutional agents play a significant role. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि माइक्रो लेवल पर क्या होता है? इंडिविजुअल खुद डिसाइड करता है, जबकि मैक्रो लेवल पर कौन होता है? इंस्टीट्यूट्स होते हैं। इंस्टीट्यूट्स जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, लाइक फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सब कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो डिसीजन लेने का वर्क करते हैं। अब ये लोग जो डिसीजंस लेते हैं वो किस बेसिस पर होते हैं? डिसीजंस जिससे वेलफेयर इंक्रीज हो, करेक्ट। कौन से डिसीजंस लेते हैं? डिसीजंस जिनसे वेलफेयर इंक्रीज हो। समझे माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है? दैट माइक्रो लेवल पर डिसीजन मेकिंग का काम प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर करते हैं और उनका एम क्या होता है? अपना अपना पर्सनल गेन्स इंक्रीज करना, है ना। कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए डिसीजन लेता है एंड प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए डिसीजन लेता है। जबकि मैक्रो लेवल पर ये डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है? इंस्टीट्यूट्स करते हैं। कौन करता है? इंस्टीट्यूट्स करते हैं। और इन इंस्टीट्यूट्स का मेन एम क्या होता है? वेलफेयर इंक्रीज करना। क्या होता है? वेलफेयर, सोशल वेलफेयर बढ़ाना। सो दिस वर द इकोनॉमिक एजेंट्स। माइक्रो लेवल पर इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होंगे? इंडिविजुअल्स होंगे। और मैक्रो लेवल पर एजेंट्स कौन होंगे? इंस्टीट्यूट्स होंगे। माइक्रो लेवल पर पर्सनल गेन इंपॉर्टेंट होगा, मैक्रो लेवल पर सोशल वेलफेयर इंपॉर्टेंट होगा। सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंस इन इकोनॉमिक एजेंट्स इन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ एग्रेशन। In microeconomics, there is limited degree of aggression of economic variable compared to the macroeconomics. Okay, so microeconomics में चेंजेस जो है ना मतलब ज़्यादा नहीं रहते, क्योंकि हमने देखो लास्ट ईयर माइक्रोइकोनॉमिक्स को स्टडी किया था। माइक्रोइकोनॉमिक्स की बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी, करेक्ट। माइक्रोइकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरी थी, मोस्ट ऑफ थ्योरीज जो थी उसमें हम लोगों ने सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म, एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में पढ़ा था। गेटिंग, हमने ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा था। हमने पर्टिकुलर एक फर्म के बारे में, पर्टिकुलर एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर डिग्री ऑफ एग्रेशन कम होता है क्योंकि वो पूरी मार्केट के बारे में हम स्टडी नहीं करते, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रेशन ज़्यादा रहता है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। Microeconomics studies equilibrium of an industry. It is an aggregation of all the firm producing a particular commodity. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ता है। इंडस्ट्री और फर्म में क्या डिफरेंस है? फर्म एक पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं हम, एक सिंगल इंस्टीट्यूट होता है जो एक प्रोडक्ट में डील करता है, और इंडस्ट्री क्या होती है? मार्केट के अंदर
जितने भी ऐसे फर्म्स है उन सब का ग्रुप क्या होगा, इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इफ़ आई एम प्रोड्यूसिंग मोबाइल फ़ोन्स, तो मेरी इंडस्ट्री क्या, मेरा कंपनी या मेरा प्रोडक्शन हाउस को मैं क्या बोलूँगी, फर्म बोलूँगी। क्या बोलूँगी, फर्म। मार्केट में जितनी भी टोटल कंपनीज जो मोबाइल प्रोड्यूस कर रही है उन सब के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे। सो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की स्टडी करते हैं। जैसे अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो मैं सिर्फ मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के बारे में ही स्टडी करूँगी। गेटिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ स्टडी कम ही होगा। इफ़ आई एम प्रोड्यूसिंग मोबाइल फ़ोन्स तो मेरी इंडस्ट्री कितनी होगी, खाली जितने लोग मोबाइल फ़ोन्स प्रोड्यूस करते हैं उतनी। जबकि मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, इट हैज़ एन एग्रेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स इन द इकोनॉमी। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, फिर वो इंडस्ट्रीज़ कोई भी होने दो, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होने दो, फूड इंडस्ट्रीज़ होने दो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, उन सब का जो जॉइंट है उसको हम किस में स्टडी करेंगे, मैक्रो में। तो मैक्रो में डिग्री ऑफ एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। गेटिंग। माइक्रो में कम रहेगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। अगर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की इंडस्ट्री के बारे में ही स्टडी करूँगी। मैं टेक्सटाइल के रिलेटेड, ऑटोमोबाइल्स के रिलेटेड या बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके रिलेटेड नहीं स्टडी करूँगी। दैट मीन्स माइक्रो में डिग्री ऑफ एग्रेशन कम है, जबकि मैक्रो में हम क्या करते हैं, सब कुछ स्टडी करते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज है डिफरेंट टाइप की उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो मैक्रो में डिग्री ऑफ एग्रेशन इज मोर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट, हाँ, हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट विद अ व्यू ऑफ, हाँ यहाँ पे इतना सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए दिया हुआ है कि हम 3 सेक्टर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं फॉर आर स्टैंडर्ड। कौन से, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। इन तीनों के बारे में हम सेपरेटली स्टडी करने वाले हैं। 2 मैक्रो में ये सब साथ में आता है, बट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये सेक्टर्स के बारे में हम डिफरेंटली पढ़ने वाले हैं। सेट डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशन। ओके, नाउ माइक्रो और मैक्रो में जो अजम्पशंस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। गेटिंग। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो था वो कम्प्लीटली अजम्पशंस पर बेस्ड था, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़े वो सब थ्योरीज किस पर बेस्ड थे, अजम्पशन पर बेस्ड थे। तो वी कैन से दैट कि माइक्रो थ्योरीज जो है वो ग्रेटली किस पर बेस्ड होते हैं, अजम्पशंस पर। Microeconomics and macroeconomics are based on the different sets of assumption. Certain variables are assumed to be constant in microeconomics, whereas they are assumed to be changing in macro. Similarly, certain variables that are assumed to be constant in macro are assumed to be changing in micro. So क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो assumptions होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें जो माइक्रो में कांस्टेंट होती है, गेटिंग, कुछ चीज़ें जो माइक्रो में कांस्टेंट होती है वो मैक्रो में चेंजिंग होती है। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स में इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सब आ गया, करेक्ट। तो माइक्रो पे जो चीज़ें कांस्टेंट है ज़रूरी नहीं है कि मैक्रो में भी वही चीज़ें कांस्टेंट होगी। जब हम इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वी कैन अज्यूम दैट कि बाकी की चीज़ें कांस्टेंट है, लेकिन जब हम इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम ये नहीं अज्यूम कर सकते कि इकोनॉमी की सब चीज़ें कांस्टेंट है, वो चेंज होंगी। गेटिंग। तो माइक्रो और मैक्रो में जो सेट ऑफ अजम्पशंस होगा वो अलग अलग होगा। माइक्रो में जो चीज़ें कांस्टेंट है मे बी मैक्रो में वो चीज़ें चेंज होंगी, मैक्रो में जो चीज़ें कांस्टेंट है मे बी माइक्रो में वो चेंज होंगी। क्लियर? मतलब इसके अजम्पशंस, किसके, माइक्रो के अजम्पशंस और मैक्रो के अजम्पशंस दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ पे अभी हमें एक एग्जाम्पल दिया है तो इजीली समझ आ जाएगा। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कॉन्स्टेंट while this are important variables in macro। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं,
एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होता, टोटल आउटपुट चेंज नहीं होता। दैट इज हमने क्या कर दिया, माइक्रो में टोटल एम्प्लॉयमेंट टोटल आउटपुट को कांस्टेंट ले लिया, लेकिन हम मैक्रो में टोटल आउटपुट और टोटल एम्प्लॉयमेंट को कांस्टेंट नहीं ले सकते। समझा? तो मतलब माइक्रो में जो कांस्टेंट है वो मैक्रो में कांस्टेंट नहीं है। Whereas in macroeconomics, distribution of income is taken as constant while it is an important variable in the micro. Now, macro में क्या assume किया जाता है, that जो income distribute हो रही है, जो division है, rent, wages, taxes, profit में जो income distribute हो रही है, वो change नहीं हो रही, वो constant है। लेकिन जब हम माइक्रो की बात करें, जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, तो इनकम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और उसको हम कांस्टेंट नहीं लेंगे। क्लियर? माइक्रो और मैक्रो में जो अजम्पशंस है वो अलग अलग होगी। जो चीज़ें माइक्रो में कांस्टेंट होंगी वो चीज़ें मैक्रो में कांस्टेंट नहीं होंगी। सेंट्रल इशू, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। Determination of overall level of output and employment is the central issue in macroeconomics. क्या बोला हुआ है यहाँ पे हमें, that microeconomics में मेन प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेस कैसे एलोकेट करें, है ना। कंज्यूमर सोचता है कि इनकम को क्या परचेस करने के लिए यूज़ करें, प्रोड्यूसर सोचता है कि क्या प्रोड्यूस करने के लिए खर्च करें। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इशू क्या है हमारा कि रिसोर्स कैसे एलोकेट करने हैं। जबकि मैक्रो में इम्पॉर्टेंट इशू क्या होता है कि ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट कितना है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, ये मैक्रो के इश्यूज होते हैं। तो दोनों के इश्यूज भी अलग अलग हैं। माइक्रो का इशू क्या है, रिसोर्स कैसे एलोकेट होंगे, कहाँ एलोकेट करने हैं जिससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। जबकि मैक्रो का क्या टॉपिक है, दैट टोटल आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है, ये मैक्रो का इशू है। मेथड ऑफ स्टडी, method of study is in macroeconomics is often described as general equilibrium analysis. On the other hand, method of study in microeconomics is often described as partial equilibrium analysis. क्या बोला हुआ है, माइक्रो में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस यूज़ करते हैं। हमने देखा होगा कि जितने भी थियोरीज होते हैं हमारे माइक्रो के, उसमें हम क्या लेते हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक थ्योरी को पढ़ने के लिए बाकी की चीज़ों को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। एंड मैक्रो में हम कौन सा थ्योरी यूज़ करते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, एवरीथिंग गोज ऑन चेंजिंग। ओके, यहाँ पे अभी हमें पार्शियल और पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम का मीनिंग दिया है। पार्शियल इक्विलिब्रियम रिफर्स टू वन मार्केट ऑन द अजम्पशन दैट देर इज़ नो चेंज इन दी अदर मार्केट, है ना। क्या बोला हुआ है, पार्शियल में क्या होता है, अगर हम एक मार्केट की स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि दूसरी मार्केट कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। जबकि जनरल में हम क्या लेंगे, दैट अगर मार्केट ए में चेंजेस है तो साइमल्टेनियसली मार्केट बी में भी चेंजेस होंगे। समझ आया क्या बोला मैंने। पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम क्या मानकर चलते हैं कि सपोज दो मार्केट्स है, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम क्या मानते हैं कि अगर मार्केट ए में हम स्टडी कर रहे हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट बी में कोई चेंजेस ही नहीं है। ओके, जबकि जनरल में क्या होता है, अगर दो मार्केट है तो हम यही मानकर चलते हैं कि अगर मार्केट ए में चेंजेस है तो मार्केट बी में भी चेंजेस होंगे। दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन सा एनालिसिस यूज़ करते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम, एंड जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरल इक्विलिब्रियम यूज़ करते हैं। माइक्रो में हम दूसरी चीज़ों को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं एंड इसीलिए उसे हम कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, एंड मैक्रो में हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम यूज़ करते हैं। दैट इज़ सब मार्केट, मतलब किसी भी मार्केट को हम कांस्टेंट अंडरस्टैंड नहीं करते। लास्ट आता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। What is logical at micro level may not be logical at the macro level. इंडिविजुअल लेवल पर जो सही लग रहा है हो सकता है वो नेशनल लेवल पर सही नहीं लगे, या फिर उल्टा, अगर कुछ नेशनल लेवल पर सही लग रहा है तो हो सकता है कि वो इंडिविजुअल लेवल पर लॉजिकल ना लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
इफ एन इंडिविजुअल सेव्स मोर ही एड टू हिज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। क्या बोला हुआ है, अगर एक इंडिविजुअल पर्सन ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा सेविंग्स करता है, तो वो सेविंग्स किसके लिए कर रहा है, अपने फ्यूचर के लिए कर रहा है। ये माइक्रो लेवल पर, दैट इज इंडिविजुअल लेवल पर सही लगता है, लेकिन ये मैक्रो लेवल पर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि अगर हर एक पर्सन सेव करने लगेगा तो इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा, इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा तो कंट्री का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इफ ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी सेव मोर एंड स्पेंड लेस, डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विस में डिक्लाइन, कॉन्सिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल में फॉल, द इकोनॉमी विल बी ड्रिवन टूवर्ड्स फ्यूचर पॉवर्टी रेदर देन प्रॉस्पेरिटी। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, दैट कम खर्च करना, ज़्यादा सेव करना इंडिविजुअल लेवल पर सही लगता है कि आज हम कम खर्च करेंगे तो कल हमारे पास ज़्यादा सेविंग्स बचेगी, उस सेविंग्स को हम अपने फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट, इंडिविजुअल लेवल पर ये लॉजिकल है, माइक्रो लेवल पर ये लॉजिकल है। लेकिन अगर आप इसको मैक्रो लेवल पर देखोगे, नेशनल लेवल पर देखोगे तो ये लॉजिकल नहीं है। क्यों लॉजिकल नहीं है, क्योंकि अगर हर एक पर्सन ज़्यादा सेविंग्स करता है, कम खर्चा करता है, कम खर्चा करता है मतलब क्या होता है कि वो कम डिमांड करता है ना, डिमांड कम कर रहा है वो, अगर खर्च कम कर रहा है दैट इज डिमांड कम कर रहा है। डिमांड अगर कम कर रहा है तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो फिर कंपनीज जो है वो लोग जॉब के लिए लोगों को रखेंगी ही नहीं, गेटिंग, लोगों को जॉब से निकाला जाएगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा एंड कंट्री जो है वो प्रॉस्पेरिटी की जगह कहाँ पर चली जाएगी, पॉवर्टी में चली जाएगी। दैट इज़ जो थियोरी हमको माइक्रो में सही लग रही थी कि भाई अच्छी बात है, ज़्यादा सेविंग्स कर रहा है, कम खर्चे कर रहा है, दैट वाज गुड एट इंडिविजुअल लेवल। लेकिन जब हमने इसको होल पूरी कंट्री के अकॉर्डिंग देखा तो वी अंडरस्टूड कि अगर हर एक पर्सन ऐसा करेगा, सेविंग्स कम करेगा, सेविंग ज़्यादा करेगा, खर्चे कम करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर कम हुआ तो कंट्री में प्रॉस्पेरिटी की जगह हमें पॉवर्टी फेस करनी पड़ेगी। सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। क्या क्या डिफरेंसेस थे, स्टडी के बेसिस पर माइक्रो स्टडी करता है इंडिविजुअल लेवल पर और मैक्रो स्टडी करता है पूरी इकोनॉमी के लेवल पर। वेरिएबल्स तो माइक्रो में हम यूज़ करते हैं कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर का सप्लाई, जबकि मैक्रो में हम क्या यूज़ करते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इकोनॉमिक एजेंट्स, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एजेंट्स कौन थे, इंडिविजुअल्स, जबकि मैक्रो में कौन थे, इंस्टीट्यूट्स थे। कौन से आरबीआई, सेबी, ट्राइड, ये सब थे। माइक्रो में पर्सनल गेन्स इंपॉर्टेंट था, मैक्रो में सोशल वेलफेयर। डिग्री ऑफ एग्रेशन, सो माइक्रो में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रेशन था एंड मैक्रो में हायर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। नेक्स्टली माइक्रो और मैक्रो के जो अजम्पशंस है वो अलग है, दैट इज़ कुछ चीज़ें माइक्रो में कांस्टेंट अज्यूम करते हैं लेकिन मैक्रो में वो चेंज होती है। देन सेंट्रल इशू, तो माइक्रो का सेंट्रल इशू है रिसोर्स कहाँ पे एलोकेट करे ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, एंड मैक्रो का इशू है टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट आर द इश्यूज ऑफ मैक्रो। मेथड ऑफ स्टडी, सो मैक्रो में हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस यूज़ करते हैं एंड माइक्रो में पार्शियल। लास्ट आता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, दैट इज़ जो चीज़ें माइक्रो पे लॉजिकल लगती है हो सकता है मैक्रो पर इलॉजिकल लगे।